नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज पढ़ेंगे 10वीं क्लास की यानी कि 10th क्लास की जो हिंदी है उसके लिए महत्वपूर्ण 100 मैं MCQ लेकर आया हूं दोस्तों। और उसमें आपको कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके परीक्षा में जो कि त्यों छपे हुए मिलेंगे दोस्तों। यह वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ये विश्वास रखिएगा, इस वीडियो से आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी साथियों। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में या आने की संभावना वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिएगा दोस्तों, बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं कि काव्य या कविता साहित्य की वह विधा है। काव्य या कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या भावना को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। कौन से रूप में बेटा? कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य को वाक्य भी कहा जाता है, यानी कि अर्थात अभिव्यक्त किया जाता है उसे काव्य कहा जाता है, और काव्य को क्या कहा जाता है? वाक्य भी कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है बेटा? आपका काव्य कहलाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ओके, तो यह है आचार्य विश्वनाथ की। अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो साथियों, काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं साथियों। कितने अंग होते हैं? 4। मैं बता भी देता हूं। पहला अंग स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव। दूसरा यानी कि नंबर जो भी हो लेकिन आप याद रखिएगा, अनुभाव, अनुभाव। और थर्ड नंबर पर आप समझिएगा विभाव। कौन सा बेटा? विभाव। और फोर्थ नंबर पर देखिएगा अनुभाव, विभाव, और फोर्थ नंबर पर है संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। आप ये मान के चलिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा, और जब आपकी परीक्षा होगी कल यानी कि, तब आपको देखे हुए कितना बेहतरीन हमें कंसेप्ट पूरा का पूरा मिला है देखने को। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद का शब्दार्थ बंधन होता है। शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ होता है बंधन। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित, आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना क्या कहलाती है बच्चा? छंद कहलाती है। यानी कि सभी शब्दों से नियोजित शब्द रचना या रचना, नियोजित शब्द रचना क्या कहलाती है? जिसमें भाई मात्रा हो, जिसमें यति, तुक, गति, लय, सारा का सारा नियम क्या हो? शब्द रचना में रचा गया हो, वही क्या कहलाता है बेटा? आपका छंद कहलाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये एक पंक्ति है, इसमें हमें बताना है कि भाई कितने मात्राएं हैं या क्या है या कौन सा छंद है। तो इसमें चौपाई छंद है। कौन सा भाई? चौपाई। मात्राएं कैसे पहचानते हैं ये आपको पता होगा कि जो लघु स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी एक मात्रा होती है। इनकी कितनी मात्राएं होती है? एक मात्राएं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि केवल स्वरों की मात्राएं होती है और व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। अब बात आती है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए और ओ, और बेटा आपका औ, और आपके अम और हा, अम और हा। अच्छा, इसमें एक और आता है इस वाले में, यानी कि एक मात्रक में चंद्र बिंदु आता है बेटा। कौन सा बिंदु आता है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में भी कितनी मात्राएं होती है? एक मात्राएं। अब सर कैसे होती है ये अभी मैं इसमें लगा के आपको बताता हूं। देखिएगा, इनकी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? इन सबकी बेटा 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं, यानी कि 2 मात्राएं होगी। ठीक है, अब देखो कैसे सर। देखिएगा बेटा, आप इधर मैंने कहा बंदऊ, बंदऊ पे क्या लगा है? अनुस्वार। अनुस्वार की कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं, यानी कि एस आकार का साइन बनाते हैं आई आकार का एक के लिए। तो ये और दा पर, यानी कि प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है? आ छुपा होता है। तो दा में क्या छुपा हुआ है सर? आ छुपा हुआ है। तो आ की कितनी मात्रा? 1 मात्रा। तो आ की 1, छोटा ऊ की 1, गुरु पे छोटा ऊ 1, रू छोटा ऊ 1, 1 1 1 1 1
इसकी 1, इस पे बड़ा आ है, इसकी कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, इसकी कितनी मात्राएं, 2। अब मात्राएं हमें इस तरह से सीख लेना है कि स्वरों की और व्यंजनों पर स्वरों की मात्राएं लगती है, ना कि कोई व्यंजनों की मात्राएं होती है, स्वरों की ही मात्राएं होती है। जैसे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्राएं सर। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं प्रत्येक चरण में? 16 मात्राएं। कौन सा छंद कहलाता है? चौपाई छंद। कौन सा छंद कहलाता है बेटा? चौपाई। ये आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता। ओके, अब बढ़ते हैं भाई हम आगे की, और भी डीप है लेकिन आप इतना याद रखिएगा बेटा। ओके, जहां प्रस्तुत यानी कि जहां अप्रस्तुत, प्रस्तुत नहीं, जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि कहने का अर्थ भाई कि जहां पर कोई प्रस्तुत घटना चल रही हो, ओके, और अप्रस्तुत का क्या कराया जाए भाई? बोध कराया जाए। अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए। ओके, जैसे कोई घटना घटित हो रहा है, कोई व्यक्ति है किसी गलत मार्ग पे जा रहा है, हम उसे अन्य किसी उदाहरण के द्वारा सही मार्ग पे ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही कहा है कि जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध, प्रस्तुत का क्या कराया जाए? बोध होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? आपको समझना है, अन्युक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? अन्युक्ति अलंकार। ओके, कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि कथन क्या है कि भाई एक राजा जो अनैतिक कार्यों में भोग विलास में लगा हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही हुई है कि ये आज जरूरी नहीं है, लेकिन उस राजा से हम नहीं कह सकते, तो वहां पे अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, आपको ये समझ के चलना है, उदाहरण याद रख लेना। ओके, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो हिंदी का लोकप्रिय महाकाव्य है बेटा आपका रामचरितमानस। कौन सा है भाई? रामचरितमानस। ये पता होना चाहिए, इसके जो रचयिता हैं वह हैं दोस्तों आपके तुलसीदास जी, तुलसीदास। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बिंदु ये पता होना चाहिए, ये कब लिखा गया था? ये सन 1574 में लिखा गया था, 1574 ही में। और भाई इसकी भाषा क्या है सर? इसकी भाषा क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसकी भाषा है अवधी। इसकी भाषा क्या है? अवधी। क्या है बेटा? अवधी। दूसरा बिंदु ये भी पता होना चाहिए, रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं, यानी कि अध्यायों को इसके को क्या कहा गया है? कांट। तो इसमें 7 हैं। कितने हैं बेटा? 7 हैं। कितने हैं? 7। राम भगवान, और तीनों रस प्रदान है, वीर भी है, ओके, और शांत भी है, और भक्ति भी इस रस में देखने को हमें मिल जाती है। तो ये आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। अब बढ़ते हैं भाई हम आगे की ओर। 10वें रस का नाम है, तो 10वें रस के रूप में वात्सल रस को माना गया है। वात्सल रस के रूप में 10वें रस के रूप में वात्सल रस को माना गया है। वात्सल रस का सम्राट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वात्सल रस का सम्राट देखने को मिलता है बेटा हमें सूरदास जी। कौन मिलते हैं भाई? सूरदास जी। वात्सल रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी है। ओके, तो 10वें रस के रूप में कौन भाई? वात्सल। अब ये भी पता होना चाहिए वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? ममता। क्या होता है बेटा? ममता, या संतान प्रेम, स्नेह, ठीक है, और या वात्सल्य, ये वात्सल रस के स्थायी भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है ये पता होना चाहिए। संचारी भावों की संख्या, इसमें उत्तर दिया नहीं, मैं बता देता हूँ, 33, यानी कि 33 संचारी भावों की संख्या होती है। कितनी भाई? 33 संचारी भावों की संख्या होती है। अब एक और क्वेश्चन दिया है कि मानवीय क्रियाओं का आश्रय है। कौन सी क्रियाओं का? मानवीय, जो मानव के लिए क्रियाएं होती है उनका आश्रय क्या है? कौन से अलंकार के द्वारा समझाया जाता है? तो मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। यानी कि जहां पे प्राकृतिक जो विषय वस्तु होती है उसको मानव की रूपरेखा या मानव की प्रवृत्ति के साथ में दर्शाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे भाई एक उदाहरण में आपको बताता हूं, देखिएगा बेटा, मैंने कहा फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब भाई आपके लिए ये उदाहरण है और क्वेश्चन आया इसमें क्या है बेटा, जैसे फूल हंस सकते हैं क्या? नहीं हंस सकते। हंसना मुस्कुराना मानव की प्रवृत्ति होती है, लेकिन दर्शाया किन के लिए है? फूलों के लिए और कलियों के लिए। तो इन पंक्ति में, यानी कि इस पंक्ति में हमारा मानवीकरण अलंकार है, यानी कि जहां पर प्राकृतिक विषय वस्तु के साथ में
कौन सी वस्तु के साथ में? प्राकृतिक जो चीज रूपरेखा वस्तु होती है उनके साथ में मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाया जाता है, उनसे तुलना की जाए, एक तरह से बताया जाए उनके, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? मानवीकरण, माना जाए। ओके, आगे देखें, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। ओके, स्थायी भाव वीर का उत्साह होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में कितने अंतर बेटा? कोई दो अंतर। कहानी छोटे आकार की होती है, बिल्कुल बेटा, कहानी छोटे आकार की होती है, जबकि उपन्यास बड़े आकार का होता है। उपन्यास कैसा होता है? बड़े आकार का होता है। तो कहानी छोटे आकार की स्टोरी, उपन्यास बड़े आकार का। ओके बेटा, कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है। कहानी कोई एक घटना पर रचित होती है, कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में बृहद यानी कि विस्तृत व्यापक चित्रण होता है, पूरे संपूर्ण जीवन का इसमें चरित्र चित्रण होता है उपन्यास में। ओके, ये दोनों आपको याद रखना है अंतर बेटा, उपन्यास और कहानी। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है? तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है भाई यात्रा व्रत की क्या है? रचना है। अच्छा, घुमक्कड़ शास्त्र के जनक या यात्रा वृत्तांत के जो जनक माने जाते हैं, यात्रा वृत्तांत के जो बच्चा जनक माने जाते हैं वो पता होना चाहिए, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को क्या माना जाता है बेटा? जनक माना जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं भाई आगे की ओर, अब करते हैं थोड़ी सी स्पीड बेटा। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। ओके, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। गद्य की दो विधाएं होती है, एक तो गौण विधाएं और एक प्रमुख विधाएं। तो गौण विधाएं और प्रमुख विधाएं, इसमें पूछा है प्रमुख विधाएं, तो भाई निबंध जो आता है प्रमुख विधाओं में आता है, कहानी प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आती है बेटा, नाटक भी प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आता है। ओके, कहानी, अब भाई संस्मरण, रेखा चित्र ये अन्य में आ जाएगा, यानी गौण में आ जाएगा। ओके, स्वयं प्रकाश की रचनाओं के नाम बताइए। एक आपके में लेखक है बेटा स्वयं प्रकाश, जिसने एक पाठ लिखा है नेताजी का चश्मा, यानी कि एक रचना की है नेताजी का चश्मा। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। स्वयं प्रकाश की रचनाओं के नाम बताइए। सूरज कब निकलेगा, यानी कि स्वयं प्रकाश, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन। कौन से दिन आएंगे बेटा? अच्छे दिन आएंगे। आदमी जात का आदमी, ये तीनों रचनाएं स्वयं प्रकाश जी की रचना लिखित है। ओके, कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? यानी कि संगमरमर की। वही भाई अब आपको पता होना चाहिए बेटा, एक रचना है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का जो चश्मा नामक रचना है उसके रचयिता कौन है बेटा? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश कौन है बेटा? स्वयं प्रकाश इसके क्या है? रचनाकार है। स्वयं प्रकाश इसके क्या है बेटा? रचनाकार है, नेताजी का चश्मा। उसी से क्वेश्चन दिया है, उसमें सुभाष चंद्र बोस पर वो निर्धारित है, मूर्ति को लेकर ये कहानी है, मैंने पूरा बताया आपको। ठीक है, कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? तो भाई संगमरमर की बनी थी। किसकी बनी थी बेटा? संगमरमर की बनी थी। ओके, नेताजी की मूर्ति कितने फुट की थी बेटा? 2 फुट की थी। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी। ओके, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। किसको कहा जाता है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसका जादूगर भाई? कलम का जादूगर। और कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को। ओके, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट अगला बिंदु बेटा, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। एक पाठ है आपके में बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है आपको पता होना चाहिए कौन है बेटा? है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कबीर को क्या मानते थे वो? भगत, यानी कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे बेटा? साहब कहकर बुलाते। अच्छा, इस पार्ट के आपको क्वेश्चन आंसर भी याद रखना है, गद्य भी याद रखना है। ओके, कि भाई वो पुत्र वधू की कैसे भाई मृत्यु, वो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्र वधू फिर उससे जाना मना करती है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं लिखी है। अच्छा, किसको साहब कहते थे इसका तो पता है? कबीर। कबीर का जन्म भी पता होना चाहिए। कबीर का जन्म मैं बता देता हूं आपको बेटा। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में, और भाई इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी बेटा 1518 में। कभी थे 120 साल जिए थे सर, ये कितने? 120 साल। रचनाएं भी पता होना चाहिए कबीरदास की। ओके, बीजक क्या थी बेटा? बीजक। ठीक है, इसमें इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेणी।
और कौन सी है बेटा, रमेणी। साकी, सबद और रमेणी, ये क्या है, तीनों कबीरदास जी की क्या है, रचना है। ओके, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा गया है। ओके, सदुकड़ी भाषा कहा गया है। ओके, अब आप इधर ध्यान दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई दो रचनाएं लिखिए। कौन से निराला की बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई दो रचनाएं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, निराला, इनका निराला किस काव्य के, किस कालखंड के हैं बेटा, ये हैं आपके छायावाद के। किस बात के हैं, छायावाद के कवि हैं। किस बात के कवि हैं बेटा, छायावादी कवि है। निराला जी को भाई मुक्तक छंद का जनक भी कहा जाता है। मुक्तक छंद का जनक भी कहा जाता है बेटा। मुक्तक छंद का क्या कहा जाता है भाई, मुक्तक छंद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ओके, और मुक्तक छंद की इन्होंने पहली रचना लिखी थी, एक रचना का नाम है जूही की कली। जूही की कली, तो जूही की कली नामक जो मुक्तक छंद की पहली रचना, मुक्तक छंद के जनक जूही की कली 1916 में लिखी थी बेटा। कब लिखी थी, 1916 में। अब पता होना चाहिए निराला, और निराला को भाई महाप्राण भी कहा जाता है। ये उनका महाप्राण, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाप्राण किसे कहा जाता है, तो महाप्राण निराला जी को कहा जाता है। अब भाई उनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं बेटा। अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा। पर अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, इनकी ढेरों रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा हो गई भाई, और सरोज स्मृति एकदम शोक गीत है, सरोज स्मृति बेटा। कुकुरमुत्ता, बहुत सारी इनकी क्या है बेटा, रचना है। स्वेच्छा शब्द में संधि है। कौन से शब्द में बेटा, स्वेच्छा शब्द में संधि है। स्वेच्छा शब्द में बेटा गुण संधि है। गुण संधि कैसे है बेटा, यहाँ पर दो शब्द हैं, स्वे धन इच्छा। क्या है बेटा, स्वे धन इच्छा। क्या है, स्वे धन इच्छा। जैसे भाई यहाँ पे छोटा आ और ई मिलकर किसका निर्माण कर रहा है बेटा, आपको पता होना ही चाहिए। छोटा आ और छोटी ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का। किसका निर्माण करते हैं, ए का। तो क्या हो जाता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये है, ये स्वय क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। अब ये ए हुई भाई, क्या हुई, ए, और इधर क्या बचा, चा और छा। क्या हुआ, चा। ये एक इसको पूरा कर देगा इसको, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा, स्वेच्छा। गुण संधि है। कौन सी, गुण संधि। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। गुण संधि के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए कि छोटा आ और बड़ा आ, या छोटी ई या क्या बेटा, बड़ी ई मिलकर क्या बनाती है, आपको ए पता होना चाहिए। छोटा आ और बड़ा आ, और छोटा ऊ और कौन सा ऊ बेटा, बड़ा ऊ, मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ऊ। किसी भी शब्द में आपको ए या ओ की मात्रा दिखाई दे, आदि का अंश था, वो कौन सी संधि होगी बेटा, आपकी गुण संधि होती है। जैसे भाई जन्मोत्सव, ठीक है, या सूर्योदय, सूर्यधन उदय, ठीक है, जन्मधन उत्सव, ठीक है, ये ओ। और भाई जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, महेंद्र, ये सारे के गुण संधि के उदाहरण होते हैं। ओके, समाज, समाज नहीं, ये आएगा शब्द है बेटा समास। समास कितने प्रकार की होती है, तो समास बच्चा 6 प्रकार की होती है। समास के कितने भेद होते हैं, 6। ये आपको पता होना चाहिए। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद, 6 भेद। मैं बताऊंगा आगे चल के समास कौन कौन सी होती है, कि तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो समास 6 प्रकार की होती है बेटा। ओके, वाच्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया है, वाच्य किसे कहते हैं। देखिएगा, क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है बेटा, वाच्य। क्वेश्चन अगर आ जाता है वाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कि वाच्य सर होते कितने प्रकार के हैं, तो वाच्य होते हैं बेटा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के वाच्य होते हैं बच्चा, 3 प्रकार के। पहला वाच्य मैं आपको बता देता हूं, पहला वाच्य होता है कर्तरी। कौन सा वाच्य, कर्तरीवाच्य। दूसरा वाच्य होता है भाई कर्मवाच्य। कौन सा बेटा, कर्मवाच्य। और एक और वाच्य का भेद होता है बेटा आपका भाववाच्य। कौन सा वाच्य भाई, भाववाच्य, जिसमें भाई कर्म कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध, वो कर्तरीवाच्य, जिसका कर्म के द्वारा भी अगर माध्यम बताया जा रहा है वो कर्मवाच्य, और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के सर 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4। आपको ये भी पता होना चाहिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति, काल, परिमाण, परिमाण मतलब नापतोल, कम बोलो, यानी परिमाणवाचक क्रिया, बोलने की विशेषता कम, रीति, काल, परिमाण और स्थान, ये 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बेटा, जो क्रिया के बारे में क्या पता बताते हैं, ये क्रिया का बोध कराते हैं, वो क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम दौड़ता है, ओके सर, राम दौड़ता है, क्रिया, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता तेज,
तो किस में आ जाएगा भाई, रीति में, धीरे धीरे। काल यानी कि राम कल आएगा, आने की विशेषता क्या बेटा, कल, यानी कि समय की विशेषता क्या, कल। परिमाण कम बोलो, बोलने की विशेषता कम। स्थान आप यहाँ बैठो, बैठो यहाँ, स्थान यहाँ, यानी कि स्थान, बैठने की विशेषता यहाँ। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, आपको आना चाहिए, ये पेपर में आने की संभावना वाला प्रश्न हो जाता है बच्चा। ओके, अब बढ़ते हैं भाई हम आगे। खून पसीना एक करना, एक मुहावरा आएगा ही आएगा, उसको वाक्य में प्रयोग आपको कर देना है। ओके, खून पसीना एक करना, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करें। अर्थ कठिन करना, अर्थ क्या रहेगा भाई इसका, कि कठिन परिश्रम करना। बिल्कुल, खून पसीना करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ओके भाई, बच्चों के पालन पोषण के लिए माँ बाप अपना खून पसीना क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। कोई भी मुहावरा आएगा उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में सही से क्या करना है बेटा, परोना है। ओके, अब बढ़ते हैं भाई हम आगे की ओर। दंत्रित मुस्कान किस कवि की रचना है, कवि का नाम है नागार्जुन। एक ही शब्द नहीं, एक ही शब्द नहीं बेटा, इसकी जगह पे आप करें एक ही वर्ण, एक ही वर्ण की, किसकी बेटा, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो भाई वहां होता है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको क्या होना चाहिए पता। कैसे सर, मैंने कहा रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो भाई ये पंक्ति है, तो रा 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 रा, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की वाक्य में 2 या 2 से अधिक बार क्या मिलती है, पुनरावृत्ति मिलती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरुणी तनुजा तट तमाल, तरुवर वही छाए, तो ताता वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति। मुदित महेपति मंदिर आए, तो माँ वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति। जहां पर वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है बच्चा, आपका होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा, अनुप्रास अलंकार। ये आपको पता होना चाहिए। काशी किसकी पाठशाला थी भाई, संस्कृति की। ओके बेटा, पाठ का नाम पता ही होगा, मैं बताऊंगा आगे चल के। मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञे द्वारा। मैं क्यों लिखता हूं, किसकी रचना है भाई, अज्ञे की। मैं क्यों लिखता हूं, हिरोशिमा। मैं क्यों लिखता हूं, मैं बताऊंगा आगे चल के इसके बारे में। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का 1843 से। देवासुर शब्द में कौन सा समास है, देवासुर शब्द में, देखो देवासुर शब्द में कौन सा समास है, हमें समास आने चाहिए। समास की परिभाषा भी पता होना चाहिए, समास के प्रकार भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, समास के प्रकार। ये क्वेश्चन आपके में एक ना एक पूछेगा। तो देवासुर शब्द में द्वंद्व समास है। कैसे सर द्वंद्व, इसमें बेटा संधि भी है, इसमें देव धन असुर से मिलकर बना है। तो यहाँ से आ लिया और यहाँ से भी आ, तो क्या बन गया भाई, बड़ा आ। तो बड़ा आ हुआ तो क्या बन गया बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन का स्वर निकाल लेते हैं उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। और ये आ तो था ही, आ और आ से मिलकर बड़ा आ, तो यहाँ पे क्या बचा, सुर बचा केवल। ये बड़ा आ यानी कि जो स्वर होता है वो व्यंजन को पूरा कर देता है, तो व्यंजन पे इसकी मात्रा लगी तो क्या हुआ बेटा, देवासुर शब्द बना। कैसा बना, देवासुर। अब आपको ये पता होना चाहिए सर, संधि देव और असुर दोनों पद जिस समास में प्रदान होते हैं वो द्वंद्व समास होती है। कौन सी समास होती है बेटा, द्वंद्व समास। ये भी पता होना चाहिए। मैं अव्ययी भाव समास के बारे में भी बता देता हूं। किसके बारे में, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। ये भी क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव समास क्या होती है भाई, जैसे भाई यथाशक्ति। कौन सी समास, अव्ययी भाव, शक्ति के अनुसार, या जिसमें पुनरुक्ति सूचक शब्द आते हैं। जैसे भाई पुनरुक्ति सूचक शब्द कैसे, रातों रात, दिन रात, इसमें भी कौन सा समास होता है, पल पल। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ओके बेटा, मैंने कहा रात और दिन, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं बेटा, अप्रदान होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह कौन सा समास होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जिसमें दोनों पद प्रदान करते हैं और तीसरा पद प्रदान होता है, दोनों पद अप्रदान, तीसरा पद प्रदान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। जैसे भाई मैंने कहा कि भाई लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन भाई, बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्वंद्व समास, द्विगु समास होता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या होता है, समूह होता है, वह कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जैसे भाई मैंने कहा पंचवटी, 5 बटों का समूह। ओके, आपको ये क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। कर्मधारय समास
भाई एक विशेषण हो सकता है, एक विशेष हो सकता है, एक उपमान हो सकता है, एक और उपमेय हो सकता है। जैसे भाई मैंने कहा आपके लिए, मैंने कहा सज्जन, सच्चा है जो जन, तो सच्चा है जो करके इसका विग्रह होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अब नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि भी हो जाएगा लेकिन विग्रह दोनों का अलग अलग है। नीला है जो कंठ कर्मधारय का विग्रह है, या नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, कौन सा है बेटा आपका बहुव्रीहि है। ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। तत्पुरुष में आपका पता ही होगा कि कौन कौन से कारक युक्त समास होती है, कि राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, ये पता होना चाहिए सारा का सारा। ओके बेटा, अब आगे बढ़े भाई। तो इसमें द्वंद्व समास, काव्य की आत्मा कहा जाता है बेटा रस को, और एक पार्ट है आपका शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो भाई पता होगा, सभी को पता भी होना चाहिए, राम भगवान ने शिव का क्या तोड़ा था बेटा, धनुष तोड़ा था सीता स्वयंवर के दौरान। बाल गोविंद भगत पार्ट है आपके में, उनकी खेती, उनका क्या काम था, खेतीबाड़ी करते थे। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी बेटा, सहस्त्रबाहु की। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है। बाल गोविंद भगत क्या गाते समय क्या बजाते थे, तो खंजड़ी बजाते थे भाई, ये भी पता होना चाहिए। भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कटाव को। साना साना हाथ जोड़ी पाठ से लिया गया है, ओके, हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकरिया। आगे पढ़ेंगे अपन। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञ, कौन बेटा, प्रयोगवाद। अच्छा प्रयोगवाद, ये देखो एक आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है भारतेंदु, कौन सा बेटा, भारतेंदु, आपको पता होना चाहिए, कौन सा भाई, भारतेंदु, भारतेंदु युग या भारतेंदु काल 1850 से 1900 तक। कब तक बेटा, 1900 तक। भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी, कौन सा आता है भाई, द्विवेदी। द्विवेदी चलता है सर आपका 1900 से 1920 तक। फिर आ जाता है भाई छायावाद, कौन सा बेटा, छायावाद। छायावाद आ जाता है सर 20 से लेकर आपका 36 तक। कब तक बेटा, 20 से लेकर 36 तक। पहला, दूसरा और तीसरा और आपका चौथा। चौथा आता है सर आपका प्रगतिवाद, कौन सा भाई, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद आता है 36 से लेकर भाई 43 तक। कब तक बेटा, 1943 तक। फिर पांचवा आता है प्रयोगवाद, इसकी ही बात हम कर रहे हैं बेटा, कौन सा, प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद का जो समय काल है वो 43 से लेकर 50 तक माना गया है। कब तक माना गया है, 50 तक माना गया है। 1943 से लेकर 50 तक माना गया है। अब भाई छठवा आता है बेटा नई कविता, कौन सा, नई कविता आता है, कौन सा बेटा, नई कविता। 1950 से कब तक बेटा, अब तक माना गया है, किसका, नई कविता का। लेकिन क्वेश्चन हमारा था प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक, ये क्वेश्चन था प्रयोगवादी कविता की। तो प्रयोगवादी कविता के प्रमुख हैं बेटा अज्ञ, प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञ साहब। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञ बेटा। इन्होंने तार सप्तक की भी स्थापना की है। अज्ञ ने किसकी भाई, तार सप्तक की। तार सप्तक यानी कि, तार सप्तक यानी कि 7 कवियों का समूह, ठीक है। प्रथम तार सप्तक 1843 पता होना चाहिए, 1943, फिर भाई 1951, फिर 1961, 1971, ये आपको क्या होना चाहिए, 1979, ये आपको पता होना चाहिए, 69, ओके, आपको पता होना चाहिए, 79 पता होना चाहिए, और आपको 59 पता होना चाहिए, और 43 पता होना चाहिए, ओके। तार सप्तक। अज्ञ ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी, तो अज्ञ जी ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी हुई थी। योग का संदेश उद्धव लेकर आता है, ठीक है, उद्धव लेकर आता है, सूरदास पद, ओके। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट। नवाब साहब ने कितने खीरे खरीदे थे, 2 खीरे खरीदे थे, वही लखनवी अंदाज मैं बताऊंगा यशपाल साहब। उत्साह कविता के कवि का नाम बताइएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कवि कविता का कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। छायावाद के कवि है, महाप्राण नाम से जाने जाते हैं, काफी सारी इनकी रचना है बेटा। मधु काकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ मतलब आपके 10th क्लास में है, ओके। साना साना हाथ जोड़ी, मैंने बताया ना, साना साना हाथ जोड़ी। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे, साथी बच्चों को खेलता देखकर। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, ये पूछा जा सकता है बेटा कि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, क्योंकि उसमें भाई पहले कैप्टन लगाता था, और कैप्टन की मृत्यु के बाद क्या होता है, वो हवलदार साहब जो आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है भाई पता किसी ने लगाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति पर देखने को मिलता है। तो ये किसने लगाया था, किसी बच्चे ने लगाया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है,
जो रीतिकालीन काव्य रहा है उसका मुख्य विषय है श्रृंगार वर्णन। कौन सा वर्णन बेटा? श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन काव्य की मुख्य क्या रही है बेटा? विशेषता रही है। ओके, ये कब अच्छा ये भी पता होना चाहिए इस काल के कवि दरबारी कवि रहे हैं। कौन से कवि? दरबारी कवि। ओके, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का रहा है बेटा। किसके द्वारा? आपके पाठ है आपकी क्लास में, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र साहब की। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेन नार्गे। आप तो विश्वास रखिएगा ये वीडियो आपके लिए एकदम गागर में सागर होने वाली है बच्चा। आपने बार बार देख लेना, प्रारंभ से एंड तक बार बार देखते रहना बेटा, ये वीडियो आपको काम आने वाली है, परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे 30-40 नंबर कहीं पे नहीं गए बेटा। ओके, चलो उम्मीद करते हैं। अगला देखिएगा भाई, नेक्स्ट आप ड्राइवर कम गाइड का नाम था, ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेन नार्गे। बिस्मिल्लाह खां किस मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे? तो बालाजी के मंदिर में बेटा, डुमराव गांव बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न आपको पता होना चाहिए। कामायनी तथा आत्मकथ के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है बेटा? जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है, छायावाद का जनक और छायावाद के विष्णु जयशंकर प्रसाद साहब। ओके, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो ऐसे ऋषि का नाम यानी कि विश्वामित्र, उनके गुरु भाई। एक कहानी यह भी का रचनाकार कौन है? तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी है, एक कहानी यह भी बेटा। मनु भंडारी बहुत प्रमुख लेखिका है, आपको याद रखना है भाई परीक्षा के पर्पज से। ओके, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे बेटा? बाबा की रजाई में। सूरदास के गुरु का नाम था बेटा बल्लभाचार्य जी। क्या नाम था? बल्लभाचार्य जी। इनकी रचनाएं भी पता होना चाहिए, सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली, और एक और रचना है सर इनकी साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। क्या नाम है? साहित्य लहरी, सूरसागर। ओके, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। 16 छतों वाला घर, ये रचना प्रमुख है, याद रखना है अपने। 16 छतों वाला घर आपको याद रखिएगा, कमलेश्वर की है बेटा। कमलेश्वर नई कविता, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, काफ़ी सारी रचनाएं इनकी। कवि के अनुसार किस ऋतु की आवा अट नहीं रही? तो भाई बसंत ऋतु की। कौन से ऋतु की बेटा? बसंत ऋतु की। ओके, अब बढ़ते हैं भाई आगे, नेक्स्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी हमने केवल 60 पढ़े हैं, आगे आप बने रहिएगा। देखिएगा, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 6। उपमा अलंकार क्या होता है ये पूछा आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे से तुलना करना। ओके, कि भाई एक दूसरे से तुलना करना कि मेरे पिताजी उसके समान है, तो क्या करना है भाई? तुलना। ठीक है, कि महाराणा प्रताप मतलब एक दूसरे से तुलना करा, महाराणा प्रताप मेरे पिता के समान है, तो इस उनकी तुलना उनसे। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। 4 भेद बताए गए, कितने बेटा? 4। ओके, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है बेटा। कौन सा रस है? वीर। खूब लड़ी मर्द, और वीर रस का स्थायी भाव आपको पता ही होना चाहिए, उत्साह। ठीक है, सारे रसों के स्थायी भाव पता होना चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास, हंसना। ओके, और वीर का क्या होता है? उत्साह। क्रोध का क्या होता है? रौद्र। क्रोध का क्या होता है बेटा? रौद्र। विवत्स का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। विवत्स का जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का होता है वह। भयानक का क्या होता है? वह। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। आपको अगला भी पता होना चाहिए भाई, कौन सा? कि भाई जैसे मैंने कहा शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव आपको निर्वेद। क्या होता है बेटा? निर्वेद। ओके, ये सारे के सारे रस क्या होना चाहिए बेटा? आपको पता होना चाहिए। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। ओके, अब आप ध्यान रखिएगा, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया जाता है? तो गिराया गया था, तो परमाणु बम गिराया गया था। ओके, परमाणु बम 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा नामक 2 शहरों पर अमेरिका द्वारा 2 बम गिराए गए थे बेटा। परमाणु बम। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद है। धीरे धीरे, ढंग का पता यानी रीति का। कौन सा भाई? रीति काल। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता कहाँ टीका लगाते थे, या किसका टीका लगाते थे? तो बबूत का टीका लगाते थे बेटा। ओके, आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट बिंदु। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, ये चोटी ना है बेटा, ये कर लेना चोटी। तीसरी सबसे बड़ी हिमालय की जो चोटी है
उसका नाम है बेटा कंचनजंगा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। वही भाई नेताजी का चश्मा, नेताजी की मूर्ति 2 फीट चौराहे पर लगी हुई, ओके, वो मोतीलाल ड्राइंग मास्टर, ओके, मोतीलाल ने बनाई थी भाई, ये शिक्षक था, ठीक है। लखनवी अंदाज, कौन सा अंदाज? लखनवी अंदाज, ओके। तो इस पाठ के लेखक कौन है? यशपाल। कौन है बेटा? यशपाल, ओके। नामक रचना कौन है? यशपाल। पता होगा लखनवी अंदाज कि भाई सेकंड स्लीपर का वो जाते हैं, ट्रेन में चढ़े जाते हैं, वहां पे नवाब साहब बैठे होते हैं। कौन बेटा? नवाब साहब। अब भाई वो खीरे खाते हैं बढ़िया, उसको काट के उस पर नमक मिर्ची भुरक के खाते हैं। अब भाई लेखक से पूछते हैं और लेखक क्या कर देता है? यशपाल साहब मना कर देते हैं भाई। तो फिर उनकी शान में गुस्ताखी नजर आती है और वो सूंघते हैं और खिड़की से कहाँ फेंक देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो इससे क्या दिखता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लखनवी अंदाज यशपाल की रचना है, ओके बेटा। भोलेनाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500, ये भी याद रखना है। कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? बाल कल्पना से। किससे बेटा? बाल कल्पना से। क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे के सारे प्रमुख हैं। आगे देखिएगा, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद पता होना चाहिए भैया, 36 से लेकर 43, 1943। कौन सा काल? प्रगतिवादी काल या प्रगतिवाद युग या प्रगतिवाद, ओके, ये पता होना चाहिए। तो प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषता रही बेटा? इसमें शोषितों से सहानुभूति रही। जो अमीर वर्ग गरीबों की क्या करता था? शोषण करता था, तो शोषितों के प्रति सहानुभूति रही, ऐसी काव्य रचनाएं की। आर्थिक व सामाजिक सामान्यता पर क्या दिया बेटा? बल दिया। नारी शोषण के प्रति मुक्ति की क्या उठाई बेटा? आवाज उठाई, ओके। ऊदव तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, ना ही मन अनुरागी। पद के रचयिता हैं सूरदास जी, हैं इस पद के रचयिता। ये याद रख लेना, पददांश के पर्पज से ये पाठ बहुत ही प्रमुख है बच्चा। और सूरदास जी का भी परिचय भी बहुत प्रमुख है, ठीक है। मैंने सूरदास का परिचय बताया है, आप वीडियो को देख सकते हो, ओके बेटा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी। पंक्ति के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद साहब, छायावाद के प्रवर्तक। पाठ ये कहां से ली गई है? आत्मकथ्य नामक पाठ से ये पंक्ति ली गई है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले, विद्युत छांव उर्मे कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। पंक्ति के रचयिता कौन है? ये भी आपको क्या होना चाहिए बच्चा? पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को गद्यांश पद्यांश के लिए प्रत्येक पाठ की शब्दावली बहुत ही आवश्यक है आनी, क्योंकि उस शब्दावली से आप उस पाठ का संदर्भ जो रहेगा पद्यांश का संदर्भ लगा सकते हो, प्रसंग और व्याख्या। कि भाई संदर्भ में क्या लिखना रहती है बेटा? कि इस पाठ के कवि या लेखक कौन है, ये है, और इस पाठ का नाम क्या है। तो संदर्भ 3-4 गद्यांश आते हैं, आपको अच्छे से प्रत्येक पाठ की शब्दावली याद करनी ही है, ओके। अब बढ़ते हैं भाई हम आगे। ये किसकी पंक्ति है बेटा? देखो, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की, वही मुक्तक छंद के जनक भाई, ओके, छायावाद के कवि, उत्साह अट नहीं रही। संगतकार नामक कविता के रचनाकार है मंगलेश डबराल साहब। संगतकार के कौन है? मंगलेश डबराल साहब, ओके। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। कहानी एक कलात्मक छोटी रचना है जो किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक क्या करती है बेटा? व्यंजना करती है। जैसे भाई प्रसिद्ध कहानीकार बात करूं, कफन, ओके भाई, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद साहब, ओके। कफन कहानी, काफी सारी कहानियां इनकी, सदगति, बहुत, ओके। जयशंकर प्रसाद की कहानी है प्रसिद्ध आकाशदीप। कहानी एवं नाटक में 4 अंतर लिखिए। कहानी लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास का आकार क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। कहानी में जीवन की किसी एक अंश का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का वृहद चित्रण होता है। ये बार बार याद रखना है आपको। कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घकाल यानी कि ज्यादा समय लेता है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, लाल तारा और मसाल, ये रचनाएं याद रखना है, इनकी पूछी जा सकती है। राम वृक्ष बेनीपुरी। यशपाल की रचना झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, दिव्या, तर्क का तूफान और धर्मयुद्ध, ओके। फूलों का कुर्ता, काफी सारी रचनाएं इनकी यशपाल की, ओके। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, काफी सारी रचनाएं बेटा, ओके। मनु भंडारी, ओके। मैं हार चुकी,
यही सच है, एक प्लेट सैलाब, महाभोज, आपका बंटी, बिना दीवारों का गहर। आपका बंटी पता होना चाहिए, कितना बेहतरीन उपन्यास है, सगुन और अजय के बारे में, वो तलाक ले लेते हैं। ओके, आपका बंटी। महाभोज, एक प्लेट सैलाब, 1 इंच मुस्कान भी इनकी रचना है। ओके, मैं हार चुकी, यही सच है, किसकी भाई? मनु भंडारी, मंदसौर के भानपुरा। आपको गांव पता होना चाहिए, जन्म इनका याद रखना है, परिचय पूछा जाएगा। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अगला बिंदु, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? अपने विवेक, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? ये पार्ट का एक क्वेश्चन है। अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तत्व के दर्शन करता है, अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तत्व का क्या करता है बेटा? दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में क्या कहलाता है? संस्कृत कहलाता है। और भाई सभ्य कौन कहलाता है? सभ्यता के कौन कहलाता है बेटा? सभ्यतावान व्यक्ति कौन कहलाता है? जो उनका उपभोग करता है। जैसे मोबाइल बनाया वो व्यक्ति कौन हो गया बेटा? संस्कृत। और जो व्यक्ति उनका उपयोग कर रहा है वो कौन होगा बेटा? सभ्य। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, सभ्यता और संस्कृति। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? मैंने पार्ट बताया लखनवी अंदाज किसका है, ठीक है। तो पर्वतशील सामांती वर्ग पर क्या किया गया बेटा? व्यंग किया गया है। ओके, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे बेटा? समर्थक रहे। ओके, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि। साधारण सी परिभाषा 10th स्टैंडर्ड के पर्पस से, दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नहीं तो आप कह सकते हो दो वर्णों के निकटवर्ती परस्पर वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, दोनों में क्या होती है बेटा? संधि। ये हमें याद नहीं रखना, केवल इतना याद रखना है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहता है बच्चा? संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई? 3। कितने भाई? 3। पहली संधि आपको पता होना चाहिए स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी बेटा विसर्ग। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। ये भी पता होना चाहिए, दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि और अयादि ठीक है बेटा, ये आपको कंफर्म क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की क्या करते हैं? रचना करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं। ओके, समास के 6 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, उस क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इससे मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये परिभाषा याद होना चाहिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूं, पुनः बता रहा हूं कि जो शब्द क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं बच्चा 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ओके, और आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 भेद होते हैं। परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। निपात से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने? 8। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ये 8 भेद होते हैं इस तरह से। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द और अर्थ के संबंध को बताने संबंध को क्या कहते हैं बेटा? शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि शब्द और अर्थ का जो संबंध बताती है वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। ये बेटा 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये पढ़ लेना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अविधा यानी कि साधारणता, और इसमें थोड़ा लक्षणार्थ लिया जाता है, और व्यंजना यानी कि वाक्य हर जगह पर अपना अपना अलग अर्थ दे। ओके, किस शब्द गुण में सभी रस पाए जाते हैं? तो भाई शब्द गुण, प्रसाद गुण, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो किस शब्द में यानी प्रसाद में शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं बच्चा? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। माधुर्य, ओज और बेटा प्रसाद, ये 3 होते हैं। ओके, ये भी बच्चा पता होना चाहिए। वाच के कितने भेद होते हैं? 3 मैं बता चुका हूं, कर्तृवाच, कर्मवाच और वाहवाच। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट, पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। ये भी पता होना चाहिए। 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और निरौपचारिक। आपको पत्र लिखना आना चाहिए, आएगा आपकी परीक्षा में। ओके, तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। ओके,
पत्तों से लदी डाल। अब इसकी आगे पंक्ति है कहीं हरी कहीं लाल, ये आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है पूछ ले। फसल किसकी किरणों का रूपांतरण है? सूरज की किरणों का बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूरज की किरणों का। जयशंकर प्रसाद की आलिंगन में आते आते क्या भाग गया है? उनके नसीब से क्या भाग गया है किस्मत से? मधुर जीवन का आनंद। कौन सा बेटा? मधुर जीवन का आनंद। आत्मकथ्य आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर। जयशंकर प्रसाद छायावादी, छायावाद के प्रवर्तक, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सूरदास के पदों की भाषाएं रही बेटा ब्रजभाषा। छायावाद के प्रवर्तक वही भाई जयशंकर प्रसाद साहब हमारे। और प्रेत के बयान के कवि का नाम है नागार्जुन। प्रेत के बयान नागार्जुन, आपको पता होना चाहिए। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 6 भागों में बांटा गया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके बेटा, यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करें हमारी वीडियो को। सभी बच्चों के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।